एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू बॉडी के वो बेसिक टिश्यूज हैं जो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज का टॉपिक नंबर 3। ठीक है, और बाकी की जो 2 वीडियोस हैं वो अपलोड हो चुकी है, तो उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, वहां पर अपन ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज अच्छे से कवर किया है। ठीक है, चलो सो टिश्यूज एपिथेलियल एंड मस्कुलर टिश्यूज आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए नर्वस टिश्यू हैं, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू अपन वो कवर करेंगे। ओके, सो एनिमल टिश्यूज। अब टिश्यूज क्या होते हैं इसका मैंने बहुत बेसिक सा तुमको बता दिया था, पूरा बेसिक मैंने कवर कर दिया था लेक्चर नंबर 1 में, तो उसको जाकर देख लेना कि ये जो डेफिनेशन होती है टिश्यूज की है ना, दैट टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव कॉमन ओरिजिन, है ना, एंड सेम फंक्शन। उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर अपन पढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। सो मूवमेंट इन एनिमल्स इज पॉसिबल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल सेल्स, है ना। अगर मैं अभी कुछ बोल रही हूँ या फिर मैं चल रही हूँ या फिर मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हूँ, तो इन सब में ये जो मैं मूवमेंट कर रही हूँ, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह भी जा रही हूँ या मैं एक जगह खड़े होकर ही ऐसे ऐसे नाच रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, तो उस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मसल सेल्स। मसल सेल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तब हमारी बॉडी मूव करती है। ठीक है, ब्लड फ्लोज थ्रू आउट दी बॉडी, इसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस, और ब्लड जो होता है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो वो बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे गैसेस हो गई, है ना, न्यूट्रिएंट्स हो गए, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड भी क्या है? ब्लड एक टिश्यू है। ठीक है, ब्लड एंड मसल्स आर एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज, तो ब्लड और मसल्स भी टिश्यूज का एग्जांपल है। अब बेटा ब्लड तो आपका कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, लेकिन अभी तो अपने को मस्कुलर टिश्यूज कवर करने हैं एंड एपिथेलियल टिश्यूज अच्छे से डिटेल में कवर करने हैं। सो 4 मेन टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज 4 टाइप्स के होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आएंगे। ठीक है, सो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। फिर आता है ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है एंड मसल्स जो है वो मस्कुलर टिश्यू का पार्ट है। उसी तरीके से नर्व्स आ जाती है, नर्व्स जो है वो नर्वस टिश्यू का पार्ट होता है। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल में एपी का मतलब होता है अबव, अबव। ठीक है, तो ये किसी न किसी चीज के ऊपर पाया जाएगा। अभी कहां पाया जाता है? ऑलवेज ग्रोज ऑन सम अदर टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, वो किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रो होता है। ठीक है, कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर ही ग्रो होता है। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड रेस्टिंग ऑन अ नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसके जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन? ये एक मेम्ब्रेन मैंने बना दी। ठीक है, नॉन सेल्युलर मतलब ये सेल की नहीं बनी है ना, ये बस एक कुछ केमिकल से एक मेम्ब्रेन बन गई है, ये किसी सेल की नहीं बनी हुई है, और इसके ऊपर आपके सेल्स रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर सेल्स हैं, सेल्स के पास न्यूक्लियस भी है। ठीक है, अब आया समझ में? सो सेल्स आर क्लोजली पैक्ड रेस्टिंग ऑन अ नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जनरली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अब जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज किसके बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं, तो ये जो सेल्स की लेयर होती है वो सिंगल होती है। ठीक है, कैसी होती है? सिंगल होती है। नो ब्लड वेसल्स एंड नॉन नर्वस इन नेचर। अब ये जो टिश्यूज होते हैं ना, इनमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है और ना ही कोई नर्वस टिश्यूज है। कवर्स ऑर्गन्स एंड लाइंस हॉलो स्ट्रक्चर्स। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है कि इसके जो सेल्स होते हैं ना, वो जो हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कवर करते हैं। लाइक हमारे बेटे इतने सारे ऑर्गन्स है ना, किडनी है, स्टमक है ना, पैंक्रियाज है, ये सारे ऑर्गन्स के ऊपर जो लाइनिंग होती है ना, वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है। किसकी लाइनिंग होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। तो स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, ब्लड वेसल्स हो गई, इन सब के ऊपर किसकी लाइनिंग होती है? एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। यहां देख सकते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी होती है? नॉन सेल्युलर होती है। ठीक है, केमिकल्स की बनी होती है, इनमें कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके ऊपर आपको बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं, सेल्स के पास न्यूक्लियस है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है ना, सेल का जो फ्लूइड पार्ट होता है। और एक और चीज अच्छे से समझो कि बेटा ये जो सेल्स होते हैं ना, ये सेल्स होते हैं ना, इनके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है। क्या होता है? सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो इन सेल को ज्वाइन करके रखता है।
सीमेंटिंग मटेरियल, ठीक है, जो इन सेल्स को ज्वाइन करके रखता है, हर दो सेल के बीच में होगा। चलो नेक्स्ट, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये क्या होता है अपन इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम है ना, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू तो बेटा एक ब्रॉड टर्म हो गई, एक अम्ब्रेला टर्म हो गई। अब इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं ना, जैसे पहला तो आता है स्क्वैमस एपिथेलियम, तो इसको अपन पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। अच्छा पता है इसका मतलब क्या होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स आपको ऐसे लगते हैं जैसे आपके जो फ्लोर है, फ्लोर पर जैसे टाइल्स जमी होती है ना, एकदम प्लेन दिखती है ना, यूनिफॉर्म दिखती है, उसी तरीके से आपको स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स नजर आते हैं। अभी अपन डायग्राम भी देख लेंगे, ठीक है। तो अपन इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। सेल्स इसके फ्लैट होते हैं ना, जैसे फ्लोर पर टाइल्स हो, और पॉलीगनल होती है ना, मतलब पॉलीगन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर जिसकी बहुत सारी साइड्स होती है, उसको पॉलीगन बोलते हैं। तो ये पॉलीगनल होता है, ओके। देन अरेंज्ड लाइक फ्लोर टाइल्स, फाउंड इन माउथ। अब स्क्वैमस एपिथेलियम आपके माउथ में होता है, आपके ईसोफेगस फूड पाइप में होती है, एल्विलाई में होती है, ब्लड वेसल्स में होती है, टंग में होती है ना, टंग की जो कवरिंग होती है ना, जो ऊपर से दिख रही है ना, और स्किन में भी आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। तो ये रही सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, मैंने अभी बताया था। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि टाइल्स जमी हुई है फ्लोर पर, ठीक है। फिर आते हैं इसके फंक्शन पर। तो डेलिकेट लाइनिंग अलाउज डिफ्यूजन, ठीक है। अभी जो सिंपल स्क्वैमस, जैसे तुम ब्लड कैपिलरीज देखोगे, ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज के ऊपर भी जो लेयर होती है ना, वो किसकी होती है? सिंपल स्क्वैमस की होती है। किसकी लेयर होती है? सिंपल स्क्वैमस की होती है। इससे होता क्या है, जैसे तुम जानते हो कि एल्विलाई का काम क्या है, ये मैंने तुमको वैसे 10th चैप्टर सॉरी 10th क्लास में ये चीज आएगी। ये एल्विलाई होती है, ठीक है, और बेटा ये ब्लड कैपिलरीज होती है ना। अब जैसे अपन ने सांस ली है ना, तो एयर जो है वो अपने पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए कहाँ जाएगी? ब्लड कैपिलरीज में पहुंचेगी, ठीक है। तो एल्विलाई है ना, जैसे एयर आपकी नॉस्ट्रिल्स में गई, नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी में गई, नेजल कैविटी से फिर वो लैरिंग्स वाले पार्ट में गई, ठीक है, फिर लैरिंग से वो ट्रेकिया में गई, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियल्स के एंड पे होते हैं एल्विलाई। एल्विलाई आर सराउंडेड विद रिच इन ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। तो एल्विलाई में जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन किस में डिफ्यूज हो जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में। फिर ब्लड कैपिलरीज पूरे बॉडी को कनेक्ट करती है, ठीक है, पूरे सेल्स तक ब्लड पहुंचाएगी। फिर जब सेल्स तक उसने पूरा ऑक्सीजन पहुंचा दिया, तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, मतलब जो ग्लूकोज होगा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो वापस से कैपिलरीज में आ जाएगी, फिर कैपिलरीज से वापस से कहाँ चले जाएगी? एल्विलाई में। फिर उसके बाद सेम पैसेज से कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेल कर दोगे, यही होता है ना। चलो, अब ये होता क्या है, जब ये ऑक्सीजन है, जब ये यहाँ कैपिलरीज में डिफ्यूज हो रहा होगा, तो यहाँ पर कोई पतली लेयर होनी चाहिए, तभी तो बेचारा डिफ्यूज हो पाएगा। कोई मोटी लेयर अगर तुम बना दोगे तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज कैसे हो पाएगा? ना कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो पाएगा, ना ऑक्सीजन डिफ्यूज हो पाएगा, ठीक है। इन स्किन में मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की। अब एक और चीज समझो जैसे अपन ने पढ़ा था कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होती है, कि सेल की एक लेयर है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स ने एक लेयर बना दी, इसको अपन बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, एकदम सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर ना स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड में स्ट्रेटा मतलब पता है क्या होते हैं? लेयर्स। स्ट्रेटा मतलब लेयर्स होना, ठीक है। तो अगर बेटा ऐसे ही सेल की और भी लेयर्स है, ऐसे अगर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की और लेयर्स हैं, लेयर्स के ऊपर लेयर्स है, तो अपन इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। सो एपिथेलियम ये वियर और टियर। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का काम क्या होता है? क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड होती है, मतलब इसके पास बहुत सारी सेल की लेयर्स होती है, तो ये वियर एंड टियर मतलब आपकी बॉडी में कोई भी चीज अगर डैमेज होने वाली होती है तो इससे आपको ये प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अब क्यूबॉइडल से तुम्हें क्या समझ आ रहा है? क्यूबॉइड शेप होगा, ठीक है। तो जब सेल्स क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, ठीक है, एपिथेलियल के जो सेल्स है, एपिथेलियम के जो सेल्स हैं वो अगर क्यूबॉइडल शेप के हैं तो अपन उनको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो क्यूब लाइक सेल्स लुक स्क्वायर इन सेक्शन, है ना, ये कैसे दिखते हैं तुमको? स्क्वायर शेप के दिखते हैं। इसका डायग्राम तो देखेंगे ही हम, कहाँ है
पहले इसका डायग्राम दिखा देती हूँ मैं। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का। देखो ऐसे तुमको बहुत सारी सेल्स की लेयर दिख रही है, सिंपल में तो सिर्फ एक सेल की लेयर है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड में तो पूरे स्ट्रेटास हैं, लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। फिर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये एपिथेलियम के जो तुम्हें सेल्स दिख रहे हैं वो क्यूब शेप के नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर कॉलमनार भी पढ़ने वाले हैं अपन, ये क्या होता है, फंक्शन, ठीक है। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है किडनी ट्यूब्यूल्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स है ना, नेफ्रॉन्स हो गए, थायराइड वेसिकल्स में, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड्स में। अब इन्हीं जगह ये क्यों पाए जाते हैं, वो इसलिए इनका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना है ना, किसी चीज को सिक्रीट करना, जैसे स्वेट ग्लैंड स्वेट सिक्रीट करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करेंगे, तो इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। किडनी ट्यूब्यूल्स में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि 10th क्लास में बेटा तुम लोग पढ़ोगे कि किडनी के पास छोटी छोटी यूनिट्स होती है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स जो होते हैं ना वो रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स का, ठीक है, रीअब्सॉर्ब करते हैं उसको। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, फॉर्म्स जर्माइनल एपिथेलियम इन टेस्टिस एंड ओवरीज। अब टेस्टिस और ओवरीज क्या होते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर जो लेयर होती है ना उसको अपन बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, जर्माइनल एपिथेलियम। तो जर्माइनल एपिथेलियम की लेयर कौन बनाते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यहाँ तुमको नजर आ रही है बेटा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब कुछ नहीं है, बस लेयर्स है ना, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स है ना, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की तुमको लेयर्स नजर आ रही है, क्यूब शेप की है, ठीक है। फिर कॉलमनार एपिथेलियम क्या होता है, अगर जो सेल्स है वो कॉलम शेप के, कॉलम, ठीक है, तो अपन उसको बोलेंगे कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। तो ये टॉल होते हैं, पिलर लाइक होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। यहाँ इसका डायग्राम है, ये रहा डायग्राम है ना, कॉलमनार एपिथेलियम। ये स्टमक में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, कॉलन में पाया जाता है ना, रेक्टम के पहले आता है ना। फिर उसके बाद फ्री सरफेस हैज माइक्रोविलाई, इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी, ठीक है। अब इनके पास क्या होता है ना, बहुत सारे तुम कॉलमनार एपिथेलियम देखोगे जिनके ऊपर ना सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिन सेल्स के ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं उसको अपन बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। उसका भी मैं डायग्राम बता देती हूँ, ये रहा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। और सीलिया कहाँ प्रेजेंट होंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होंगे, है ना, नेजल कैविटी में प्रेजेंट होंगे। अब सीलिया का काम क्या होता है, जैसे बेटा ये सीलिया, ये हेयर है, ठीक है, जैसे कोई पार्टिकल आया, मान लेते डस्ट पार्टिकल आया, वो उसको एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफर करेंगे ना, ऐसे मूव करेंगे एक साथ। और ये जो पार्टिकल है अभी ये कहाँ था, यहाँ था, ठीक है, अब ये मूव कर करके इधर जाएगा, है ना, ये ऐसे सीलिया ऐसे मूव करेगा, तो ये भी उसकी ही डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव करते करते पहुंच जाएंगे, ठीक है। सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होती है, पिछला वाला कवर किया। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, ये भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन कर सकता है। सीलिएटेड एपिथेलियम मतलब वही जो मैंने बताया, अगर एपिथेलियम के ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट है ना, तो सेल्स, इसके सेल्स क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, कॉलमनार भी हो सकते हैं, है ना। चाहे बेटा क्यूबॉइडल सेल हो चाहे कॉलमनार सेल हो, अगर उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है तो मैं उसको बोल दूंगी सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोल दूंगी, सीलिएटेड एपिथेलियम। इसका जो फ्री सरफेस है, मतलब ये जो फ्री सरफेस है ना, यहाँ पर तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, लेकिन ये जो फ्री सरफेस है में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। कहाँ पाए जाएंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव अगर तुम पार्ट पढ़ोगे तो उसमें आएगा। फैलोपियन ट्यूब होता है जो यहाँ पर, ये ओवा है ना, तो यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो ये ओवा को ऐसे खिसकाता जाता है, खिसकाता जाता है, ठीक है, मूव करता है ओवा को। फंक्शन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना, ओवा को मूव कराता है, पार्टिकल्स को मूव कराता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर ये सीलिएटेड एपिथेलियम है तो ये पार्टिकल्स को मूव करेगी, डस्ट पार्टिकल्स को मूव कराएगी, है ना। फैलोपियन ट्यूब में तो ओवा को मूव कराएगी विद सीलिया बीटिंग, मतलब सीलिया ऐसे पीटता है ना, उसको आगे आगे की तरफ भेजता जाता है। तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। यहाँ पर इसका मैंने एकदम डायग्राम लगा दिया जिसमें सारे तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। अब मस्कुलर टिश्यू आ जाता है अपना लास्ट टॉपिक। तो मस्कुलर टिश्यू ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, है ना। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, यहाँ से यहाँ चल रही हूँ, तो क्यों, क्योंकि मेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं, ठीक है। सेल्स जो होते हैं मस्कुलर टिश्यू भी बेटा सेल्स से मिलकर बने होंगे ना, क्योंकि टिश्यू है, टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, है ना, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स,
तो इसके जो सेल्स होते हैं ना उसको मैं बोलती हूँ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप्स के हैं, एक होता है स्ट्राइटेड मसल, एक होता है नॉन स्ट्राइटेड मसल, एक होती है कार्डियक मसल। इन तीनों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है वो तुम्हें एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल्स, तो इसको अच्छे से समझ के और याद करके जाना, ठीक है। तो स्ट्राइटेड को मैं वॉलेंट्री मसल्स भी बोलती हूँ। वॉलेंट्री मतलब जो चीज मेरे इच्छा अनुसार मैं कंट्रोल कर सकूं उसको मैं बोलती हूँ वॉलेंट्री, है ना। नेक्स्ट कंट्रोल्ड बाय विल, है ना, जो मैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकती हूँ। जैसे ये मेरे ऊपर है कि मुझे बोलना है कि नहीं, ठीक है, मेरे ऊपर है कि मुझे अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करना है कि नहीं, क्योंकि हर चीज में तो मसल का इन्वॉल्वमेंट हो ही रहा है ना। मैं अपने हाथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, वो मेरी मर्जी है, मुझे नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना तो मैं ऐसे खड़ी रहूंगी, ठीक है। तो जो चीज मैं अपने विल के अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकती हूँ, है ना, तो वहां कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है? स्ट्राइटेड मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब मेरे हैंड में कौन सी मसल है? यहाँ पर स्ट्राइटेड मसल है। ये लॉन्ग होती है, इसका अपन डायग्राम देखेंगे, बहुत प्यारा डायग्राम है। लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, है ना, एंड अनब्रांच्ड होती है, इसके पास कोई ब्रांचेस नहीं होती। चलो मैं डायग्राम पहले दिखा देती हूँ वरना समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो स्केलेटल मसल, है ना, यहाँ पर कितनी लंबी लंबी है, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स। तो इसलिए यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है मसल फाइबर, है ना, मतलब मसल सेल। इसके पास न्यूक्लियस होते हैं और इसमें ना तुम्हें लाइट और डार्क कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। लाइट और डार्क, की डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है ना, डार्क बैंड है, लाइट बैंड है। तो इस तरीके से तुम्हें ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है वो डार्क बैंड है, और जो व्हाइट व्हाइट कलर की स्पेस दिख रही है वो लाइट बैंड है ना। इस डार्क और लाइट बैंड के सेपरेशन को अपन बोलते हैं स्ट्राइएशंस। क्या बोलते हैं? स्ट्राइएशंस, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या बोल रही हूँ? स्ट्राइटेड मसल। इसलिए मैं इसको क्या बोलती हूँ? स्ट्राइटेड मसल। शो लाइट एंड डार्क बैंड्स विच आर कॉल्ड स्ट्राइएशंस। और ये आपके लिम्स में, लिम्स मतलब हाथ पैरों में पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ की मसल्स को आप अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट आपको करना है कि नहीं करना है, लेग्स का या हैंड्स का, वो आप खुद अपनी इच्छा से कर सकते हो, ठीक है। फेस मसल्स, है ना, मुझे मेरा बोलने का मन है तो मैं बोलूंगी, मेरा बोलने का मन नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन क्या है इसका? वॉलेंट्री मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। वॉलेंट्री मतलब मेरी इच्छा अनुसार मूवमेंट होना, और क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। फटीग इजीली, अभी जो मसल्स होती हैं वो इजीली थक जाती है। सोचो अगर तुम 20 मिनट तक लगातार चल रहे हो, या सोचो 1 घंटे तक लगातार चल रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे पैर थक जाएंगे कि नहीं? थक जाएंगे, थक जाएंगे। या फिर तुम दिन भर अगर घर का काम कर रहे हो, दिन भर कपड़े धो रहे हो, तो तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे कि नहीं? दुख जाएंगे, दुख जाएंगे, ठीक है। तो फैटिग मतलब होता है टायर्ड हो जाना, थक जाना। तो ये जो मसल्स होती है स्ट्राइटेड मसल्स, वो बहुत इजीली मतलब जल्दी थक जाती है ना, थक सकती है ये। कार्डियक मसल्स क्या होती है? इनवॉलेंट्री होती है ना। अब इनवॉलेंट्री होनी ही चाहिए ये, ठीक है, मतलब जो तुम्हारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम ना करे ना। तुम सोचो कि मेरा ना अभी हार्ट बीट करने का मन नहीं कर रहा है तो मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ, तो बेटा तुम तो मर ही जाओगे, है ना। तो हार्ट जो होता है वो नेचुरली भगवान ने तुमको ये चीज दी है, साइंस ने दी है कि वो बीट होगा ही होगा, है ना। चलो, वरना तुम इतने भुलक्कड़ हो कि उसको बीट करवानी भूल जाओगे। तो कार्डियक मसल्स जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, मतलब तुम्हारी इच्छा पे ये निर्भर नहीं होती है, ठीक है। इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना होगा, इसको काम करना होगा इन मसल्स को, तो ये करेंगी। फाउंड ओनली इन हार्ट वॉल्स, और कार्डियक मसल्स तुम्हारे हार्ट में पाई जाती है ना, हार्ट के वॉल्स में। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, इसके पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, ये ब्रांच्ड होती है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं ना, जैसे मैंने बोला था बेटा जो स्केलेटल मसल, अच्छा एक और चीज बता देती हूँ, स्ट्राइएटेड को ये स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड को स्मूथ मसल भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था जो स्केलेटल मसल होती है वो कैसी होती है? वो वॉलेंट्री होती है। कार्डियक मसल जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। अभी जो स्केलेटल मसल होती है वो अनब्रांच्ड होती है ना। ब्रांच क्या होती है? ये एक मेन पार्ट है, इसमें से बहुत सारे पार्टीशंस निकल रहे हैं, इसको मैं बोलती हूँ ब्रांचेस। तो स्केलेटल मसल्स जो होती है वो अनब्रांच्ड होती है, लेकिन कार्डियक मसल में तो तुम ब्रांचेस देख पा रहे हो, ठीक है। शो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन थ्रू आउट लाइफ, है ना। तो ये रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन करती है, मतलब जैसे तुम्हारा हार्ट है, तुम्हारा हार्ट जो है वो हमेशा लब दब, है ना, धक धक नहीं करता है, लब दब करता है हार्ट, ठीक है। तो ये रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करती है ना। जैसे हार्ट क्या करता है? लब दब, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। फिर डू नॉट फैटिक, और बेटा ये थकती नहीं है, क्योंकि अगर बेटा हार्ट मसल्स थक गई तो तुम तो जिंदा ही नहीं बचोगे, तो ये थकती नहीं है, ठीक है।
यूनिन्यूक्लिएटेड है, देख लो यहाँ पर इनके पास एक न्यूक्लियस है, लेकिन इनके पास एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, है ना, किसको, स्ट्राइएटेड को। फिर लास्ट है तुम्हारा नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स, इनको अपन स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। ये इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। तो बट बेटा बस एक ही मसल है जो वॉलेंट्री है, वो कौन सी मसल है, वो है स्ट्राइएटेड मसल, या फिर उसको स्केलेटल मसल भी बोला जाता है। नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स आर इनवॉलेंट्री, ये स्पिंडल शेप की होती है, स्पिंडल शेप स्पिंडल शेप ऐसा शेप होता है ना, जो टेपरिंग होता है एंड्स से, और ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। इसमें आपको कोई स्ट्राइएशंस नहीं मिलेंगे, और ये बंडल्स में अरेंज्ड होती है, यहाँ देख पा रहे हो आप, है ना, ये बंडल्स में अरेंज्ड होती है, ठीक है। ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड है, इसमें आपको कोई स्ट्राइएशंस, है ना, कोई लाइट और डार्क बैंड्स तो नहीं दिख रहे हैं, है ना, इसमें भी स्ट्राइएशंस है कहीं ना कहीं, हार्ट मसल्स में भी स्ट्राइएशंस हैं, ठीक है। फाउंड इन स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, ब्रोंकाई, आइरिस, है ना, आइरिस तो आपकी आंखों में होता है, स्टमक में भी ये मसल होती है ना, इंटेस्टाइन में भी होती है। ये इनवॉलेंट्री है, क्यों, आप डाइजेशन कर रहे हो, है ना, अब आप इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है, स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, अगर आपका मन नहीं है, जैसे आपका मन है कि मुझे ना ये चीज डाइजेस्ट करनी है, तो ऐसा नहीं कि आपके मन के हिसाब से वो डाइजेस्ट हो जाएगी, आप कुछ खाओगे तो वो डाइजेस्ट होगा, ठीक है। तो स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ब्लैडर हो गया, है ना, ब्लैडर का काम क्या है, ब्लैडर का काम है यूरिन स्टोर करना, है ना, तो ये भी क्या है, ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स है ना। फंक्शन क्या है इसका, स्लो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कराना, जैसे पेरिस्टल्सिस, आपने खाना खाया तो जब माउथ से बेटा आपका फूड स्टमक में जा रहा होता है, तो उसके बीच में ईसोफेगस आती है, फूड पाइप आती है, वो फूड पाइप क्या करती है, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है, ताकि वो फूड को स्टमक में पुश डाउन कर सके, ठीक है। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टल्सिस, है ना, तो आप चाहो या ना चाहो वो मूवमेंट तो होगा। टाइप्स ऑफ मसल्स, अब डिफरेंस देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइएटेड मसल्स जो होती है वो वॉलेंट्री होती है, कार्डियक इनवॉलेंट्री होती है, नॉन स्ट्राइएटेड इनवॉलेंट्री होती है। शेप कैसा होता है, स्ट्राइएटेड का लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इसका ये ब्रांच होती है, ये स्पिंडल शेप होती है, या ब्रांच कहां से आ गया, ये भी लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ये लिखना है, ठीक है। ब्रांच वाला पार्ट अपने को अलग से लिखना पड़ेगा ना, ब्रांच देख लेते हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स जो होती है वो अनब्रांच्ड होती हैं, ब्रांच नहीं होती हैं, ठीक है। कार्डियक मसल ब्रांच होती हैं, नॉन स्ट्राइएटेड मसल भी अनब्रांच होती हैं। न्यूक्लियाई इनके पास बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, कार्डियक मसल्स के पास सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, और नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स के पास भी एक न्यूक्लियस होता है, मतलब एक सेल के बारे में बता रही हूँ ना, पूरे टिश्यू के बारे में नहीं, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है ना। फिर स्ट्राइएशंस इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हल्के हल्के प्रेजेंट होते हैं। और नॉन स्ट्राइएटेड में तो स्ट्राइएशंस है ही नहीं, क्योंकि उसका नाम ही बता रहा है नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। लोकेशन स्ट्राइएटेड मसल्स आपको मिलती है लिम्स में, फेस में, है ना, फेस की मसल्स हो गई, लिम्स हाथ पैर। कार्डियक मसल्स हार्ट में होती है, और नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स स्टमक में होती है, इंटेस्टाइन में होती है, आइरिस में होती है। फैटिग मतलब थकना, तो स्ट्राइएटेड मसल्स थकती हैं, ज्यादा चल लोगे तो थकान हो जाएगी। कार्डियक मसल्स नहीं थकती, वो थक जाएंगी तो आप जिंदा नहीं रहोगे, और नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स भी नहीं थकती, ठीक है। क्वेश्चंस, द एपिथेलियल टिश्यू दैट लाइंस किडनी ट्यूब्यूल्स इज, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है जो किडनी ट्यूब्यूल्स पर लाइनिंग करता है, तो देख लो, कॉलमनार एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा, क्यूबॉइडल करेगा, सीलिएटेड करेगा, इसको मुझे देखना पड़ेगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम। Which muscular tissue is voluntary and has striations, striated को और क्या बोलते हैं, skeletal। Which muscular tissue is spindle shaped and uninucleated, non striated उसको smooth भी बोल सकते हैं, ठीक है। Assertion reason, ciliated epithelium in the respiratory tract helps in cleaning air, true। Cilia move dust particles and mucus upward, ऐसे ऐसे मूव करती जाती है, ओके। इस वजह से एयर क्लीन हो पाती है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री मसल्स होती है, इट इज ट्रू। दे वर्क विदाउट आवर कॉन्शियस, रीजन ये है कि वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के बिना
वर्क करती है, ये तो फॉल्स हो गया है ना, कॉन्शियस कंट्रोल से ही वर्क करती है, इसलिए वॉलेंट्री बोलते हैं। तो A is to R is false। इस तरीके से एपिथेलियल टिश्यूज बॉडी की कवरिंग करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और मस्कुलर टिश्यूज बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में जरूर बताना कि कितने आंसर सही निकले या कितने गलत निकले। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अभी इंस्टॉल करो फ्यूकी एजुकेशन ऐप। बाय बाय।